भारत ने अपने सच्चे रतन को खो दिया। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कल रात रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। एक असाधारण बिजनेसमैन के रूप में पूरा देश और कॉर्पोरेट इंडिया में रतन टाटा को एक असाधारण बिजनेस लीडर के रूप में जाना जाता है, लेकिन वो इससे भी ज्यादा एक अद्भुत इंसान के तौर पर याद किए जाएंगे। टाटा ग्रुप आज जहां खड़ा है वो रतन टाटा की दूरदर्शिता, उनकी विजनरी लीडरशिप की बदौलत ही मुमकिन हो पाया। यही शख्स था जिसने टाटा ग्रुप को इंडियन मल्टीनेशनल बनाने का सपना देखा और उसे अपने जीते जी साकार किया। उनके बारे में आगे बुलेटिन में विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। भारत ने खोया अपना सच्चा रतन। रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली अंतिम सांस। कुछ दिनों से चल रहा था इलाज। पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा के निधन में गम में डूबा पूरा देश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, असाधारण व्यक्तित्व से धनी थे रतन टाटा। रतन टाटा के निधन पर देश भर में शोक की लहर। मुकेश अंबानी ने शोक में डूबे टाटा परिवार को दी संवेदनाएं। कहा, देश और उद्योग जगत के लिए दुखद दिन। देश ने अपना महान और दयालु बेटा तो मैंने अपना एक करीबी दोस्त खोया। और रतन टाटा को याद कर रहा है पूरा उद्योग जगत। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने बताया, मेंटोर, गाइड और दोस्त। इन्फोसिस ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, प्रेरित करती है रतन टाटा की विरासत। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई बोले, प्रेरणादायक होता था रतन टाटा का विजन। राजकीय सम्मान के साथ होगी रतन टाटा की विदाई। सुबह 10:30 बजे से एनसीपीए लॉन्च में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा पार्थिव शरीर। शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे। दूसरे सफल बिजनेस लीडर्स से रतन टाटा को जो बात अलग करती है वो है उनकी सादगी और सहजता। उनको करीब से जानने वाले हर व्यक्ति उनको भलमानसाहत और विनम्रता की बात जरूर बताएगा। शोहरत और दौलत के साथ जो दिखावा आसानी से आ जाता है वो रतन टाटा सर को छू ना पाया। उनकी सादगी के कई किस्से सुनने को मिल जाएंगे। चैरिटी और फिलॉन्थ्रफी के लिए रतन टाटा ने दिल खोलकर काम किया है। इस खातिर उन्हें पैसे की कोई लिमिट ही नहीं रखी। अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा उन्होंने शिक्षा, हेल्थ और गांवों में बेहतरी के मकसद के लिए दिया था। टाटा नैनो नहीं चली, लेकिन रतन टाटा की सस्ती कार लाने की सोच उनके इसी उदार सोच को दर्शाता है कि मिडिल क्लास को एक अफोर्डेबल कार मिले। बिजनेस में कुछ फैसले दिल से भी लिए जा सकते हैं। ये उसके बड़े उदाहरण थे। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि भारत का कोहिनूर नहीं रहा। रतन टाटा का जाना देश के लिए बड़ा नुकसान है। भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूँगा। और रतन टाटा
जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। और आज मैं यही कहूँगा कि उनको देखकर लोगों में ऊर्जा आती थी, प्रेरणा आती थी, और वो हमारे महाराष्ट्र और हमारे भारत देश का अभिमान है, स्वाभिमान है। उन्हें हमारे सरकार ने उद्योग रत्न पुरस्कार, उनको कई पुरस्कार मिले, पद्मश्री, पद्म विभूषण, और जो भी पुरस्कार उन्हें मिले उनको देने से उस पुरस्कार की ऊंचाई बढ़ गई। तो एक देश सेवा, देशभक्ति से प्रेरित वो ये व्यक्तिमत्व थे। ऐसा इंसान होना, दोबारा मिलना, ये मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। सही में देश का गौरव, सही कह रहे हैं, देश का रतन खो दिया हम सब ने। कल देर रात ये अपडेट फाइनली आया, ये दुखद न्यूज़ सामने आई। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली सर ने, और पूरा कॉर्पोरेट जगत क्या, पूरा देश गम में डूबा हुआ है। मेरे ख्याल से इस साल की अब तक की सबसे दुखद खबर। आशीष, देखिए क्लियर ये, और मैं तो ये कहूँगा कि धीरू भाई की डेथ के बाद अगर कॉर्पोरेट इंडिया के उसमें इतिहास में आप देखेंगे तो सबसे जो टावरिंग पर्सनालिटी थी वो। yes. और आप कह रहे हैं कि बिल्कुल पूरा देश गम में था। मैं खुद कल पूरी रात नहीं सो पाया हूँ। आप ग्रुप पे देख ही रहे होंगे मैं किस तरीके से जब रात से मैसेज कर रहा था। कल लेट शाम को एक हिंट मिला था कि कुछ तो गड़बड़ है, तो हम थोड़ा सा उस हिसाब से तैयार थे कि कहीं कुछ ख़राब खबर आने की शायद तैयारी हो रही है, क्योंकि आई थिंक 2-3 दिन पहले भी जब न्यूज़ आई थी मंडे को तब हालांकि वो क्लैरिफिकेशन आया था, लेकिन कल एक हो गया था कि नहीं थोड़ा मामला सीरियस है। एक चीज़ मैं कहूँगा, लेकिन रतन टाटा जी का जीवन और उनकी डेथ, ये एक अपने आप में लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है। जो रतन टाटा ने कहा था कि जब मैं जाऊं तो मुझे याद रखा जाए। आप देखिए ना, मतलब आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। रतन, जो आपने बात कही थी ना, जो धर्मेंद्र सर ने ये ब्लॉग में लिखा था कि टाटा नैनो नहीं चली भली, मैं स्टूडियो में था जब टाटा नैनो लॉन्च हुई थी। स्टूडियो में नहीं, मतलब न्यूज़ रूम में था जब टाटा नैनो लॉन्च हुई थी। तब मैं आई थिंक कोई 24-25 साल का रहा हूँगा। ये 2004-5 की बात है मेरे ख्याल से। और रतन टाटा खुद उसको ड्राइव करके लाए थे लॉन्च करने के लिए। न्यूज़ रूम में ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसके रोंगटे ना खड़े हुए हों। सब खड़े हो गए थे और सब तालियां बजा रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो देख पा रहे थे, लेकिन सब तालियां बजा रहे थे। वो उस तरीके की इज्जत उन्होंने कमाई थी। तो मेरे ख्याल से एक ऐसी टावरिंग पर्सनैलिटी, और एक जैसे कहते हैं ना, एक हिंदी में टर्म यूज़ करते थे अजात शत्रु। मतलब आप बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में लोगों से बहुत कुछ सुनेंगे, रतन टाटा एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनके बारे में आप कभी किसी से कोई नेगेटिव नहीं सुनेंगे, कभी भी। मैं उनसे एक बार मिला था ज़िंदगी में सिर्फ, और वो भी बाई चांस की बात थी। मैं अलीबाग गया हुआ था और रतन टाटा जी अलीबाग आए हुए थे, और एकदम जैसे नॉर्मल एक इंसान होता है, एक टोपी पहन के, चश्मा पहन के, शॉर्ट्स पहन के, और आराम से घूम रहे थे। कोई सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं था। तो वहाँ मुझे उनके साथ 5 मिनट बात करने का एक मौका मिला था। उसके अलावा खैर मैं उनसे कभी मिला नहीं, लेकिन बिल्कुल बहुत प्रेरणादायक रही है उनकी ज़िंदगी, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है रतन टाटा सर से हम सबको। सच में उनके विजन को, उनकी वो कहते हैं इम्पेकेबल इंटेग्रिटी को, और सबसे इम्पोर्टेंट इन सब के साथ साथ वो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज, चैरिटी, वो हाईलाइट रही उनके जीवन काल की। राकेश झुनझुनवाला ने एक बार एक बात कही थी कि जब उनसे पूछा गया था कि आप इतना कॉन्फिडेंस क्यों है आपको टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में, उन्होंने कहा कि देखिए टाटा ग्रुप जब इतनी चैरिटी करता है, जो एक ऐसा ग्रुप है जो सबके लिए सोचता है, वहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो अपने आप आपका पैसा बनेगा। क्योंकि क्या है, अगर आप चैरिटी करेंगे तो भगवान आपको और पैसा देगा। ये नियम है दुनिया का। तो ये एक और रीज़न था। और आप देखिए टाटा ग्रुप का मेरे ख्याल से ऐसा कोई स्टॉक नहीं रहा होगा जिसने इन्वेस्टर को पैसा ना बना के दिया हो। एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। एक TTML को छोड़ दे, वो अलग बात है। उसके अलावा हर स्टॉक ने
भरपूर पैसा बना के दिया। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जब टाटा कम्युनिकेशन ने, जब BSNL हुआ करती थी भारत में इंटरनेट की ओनली कंपनी, उसको जब प्राइवेटाइज किया गया था तो टाटा ग्रुप ने वो स्टेक खरीदा था। तो जो मेजॉरिटी स्टेक टाटा ग्रुप ने खरीदा था गवर्नमेंट से, उसके कुछ सालों के बाद उन्होंने रेसिडुअल स्टेक गवर्नमेंट ने बेचा था। वो जो गवर्नमेंट ने रेसिडुअल स्टेक बेचा था उसकी वैल्यू वो जो मेजॉरिटी स्टेक बेचा था उससे ज़्यादा थी। मतलब किस तरीके से उस कंपनी को उन्होंने टर्न अराउंड किया था और किस तरीके से उसको वो बना दिया था जो वो आज की डेट में भी जो टाटा कम्युनिकेशंस है, ठीक है, नमक से लेके साबुन से लेके आप कोई भी इंडस्ट्री, एविएशन, सबके पार्ट्स, टेक्नोलॉजी, सब कुछ मतलब। और आज की डेट में भी चाहे टाटा एलेक्सी हो, सॉल्ट टू स्टील, अब तो उसके बहुत बियॉन्ड बहुत बियॉन्ड आ चुके हैं। बिल्कुल। हर्षिता, आज TCS की बोर्ड मीट होनी थी, कुछ इंडिकेशन मिल रहा है कि अभी तक बोर्ड मीट कैंसिल हुई है या नहीं उसका अपडेट नहीं है, लेकिन प्रेशर नहीं होगा, इंटरैक्शंस नहीं होने वाले हैं। मैं अज्यूम कर रही हूँ अनुज, पूरा मैनेजमेंट, पूरा बोर्ड रतन टाटा को कंडोलेंसेस और श्रद्धांजलि देने जाएगा। तो फिलहाल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो चुकी है, वो बोर्ड मीट पर अपडेट आते ही उसे हम फ्लैश करेंगे। आप देख ही रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि आज बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट्स आने थे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के। अब इस केस में बट ऑब्वियस है वो बोर्ड मीट पोस्टपोन होनी थी। आशीष, मुझे याद है जब नैनो के लॉन्च की बात कर रहे थे, अनुज भी वो मेंशन कर रहे थे, मुझे याद है कितना हम लोग सेक्टर ये वो कहाँ किस से देश दुनिया में बातचीत नहीं करी थी, क्या माहौल बना था नैनो का, लख तकियाकार का। और मुझे एक चीज याद है, उन्होंने ऑफ कोर्स कहा कि, और नैनो को लेकर वो पूरा विवाद था, पहले वो बंगाल में बनने वाली थी, इवेंचुअली अहमदाबाद या फिर सानन शिफ्ट हुए थे, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ और ही था। एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर हिम फॉर दैट, कि उन्होंने आकर कहा था कि हमें पहले लगा, नाम को लेकर बड़ा था कि कार का नाम क्या होगा, तो कई सारी अटकलें लगाई जा रही थी, और मुझे याद है उन्होंने बड़े स्टाइल से कहा था, पहले हमने सोचा कि इसका नाम ममता रखें, ठीक है, तो तब किसी को समझ नहीं आया और फिर रियलाइज हुआ ये बोल क्या रहे, फिर इवेंचुअली नैनो, नन्ही कार। मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनसे एक बार मुलाकात की थी, वो भी एक बहुत ही प्रोफेशनल सेटअप में। आई एम वेरी जेलस कि अनुज एक पर्सनल सेटअप में उनसे मुलाकात कर पाए, लेकिन इतने शालीन, इतने काम, मुझे नहीं लगता कि भारत में इस तरह का कभी भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट रहा हो। हम कहते थे कि इतने सीनियर है तो शायद वो अपने आप में ही आ जाता है, लेकिन मैं टाटा ग्रुप के कितने सारे CEO से जब भी बात करती हूँ, उन्होंने हमेशा से ये कहा है कि उन्होंने हर किसी को टाइम दिया है। अच्छा, अपने CEOs को वो टाइम देंगे, लेकिन जिस तरह से रतन टाटा ने भारतीय स्टार्टअप्स और भारतीय स्टार्टअप रिटायरमेंट अभी भी इन्वेस्टमेंट्स करते थे, अभी भी मेंटर करते थे काफी एक्टिवली। और आज ऑफिस आते आते मुझे याद था कि कुणाल बहल जो यूनिकॉमर्स के CEO है, जिन्होंने स्नैपडील शुरू की थी, उनमें इन्होंने सबसे पहले इन्वेस्ट किया था। उनके साथ एक बहुत डिटेल चर्चा हुई थी और तब उनसे पूछा गया था कि आप कैसे बेट लेते हैं, आपने इन कंपनियों में पैसे लगाना शुरू किए, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं उन कंपनियों पर दाव लगा रहा हूं जो रोजमर्रा की चीजें बस एक मोबाइल फोन के जरिए कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था, विजन तो उनका था ही, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से वर्चुअल दुनिया सबको एक साथ एक ही मोबाइल के जरिए जोड़ने वाली है, वो एक बहुत बड़ी चीज है। और उस समय एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को ये कॉल लेना मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी और बहुत ही विजनरी मेरे तो दिमाग में, आपने जब से नैनो और रतन टाटा चला के लाए थे तब से अब वही एक बार लेकर आइएगा, अगर दिखेगा तो खींच के लाइएगा, वो उसी के साथ शो की जब आगे समाप्ति करेंगे उसी इमेजेस के साथ। पर आप लोग क्योंकि नैनो की बात कर रहे थे, वीरू भी बैठे हो, आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल वीरू को भी जोड़ लेते हैं। बिल्कुल, ये जो नैनो कार है ना, ये जब लॉन्च हुई थी, मुझे याद है इसके बाद ये पूरी CNN वगैरह जो वर्ल्ड वाइड, वहां पर भी ये पूरा डिस्कशन हुआ था और बहुत लोगों ने कहा था कि आ गई ये, हाँ, ये देखिए खुद चला के लाए थे, मुझे याद अच्छे से, और हम सब ने उठ के तालियां बजाई थी। ये वो वाला मोमेंट था, गूज़बम्प मोमेंट्स थे एक्चुअली। इससे याद आया मुझे, वीरू बहुत अच्छा ऑटो को ट्रैक भी करते हैं, क्योंकि नैनो की बात छिड़ी, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1998 में मेरे ख्याल से वही टाइम में था, इंडिका लॉन्च हुई थी, आपको याद हो? और ये पहली देश में इंडिजिनस मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी, पर चल नहीं पाई थी उस समय। काफी चली थी, बाद में उसके बाद में पिकअप हुई। एक साल बाद इन्होंने फैसला ले लिया था इस धंधे को बंद करने का।
रतन टाटा साहब, उनकी टॉप मैनेजमेंट टीम यूएस गई थी फोर्ड मोटर्स से बातचीत करने, उन्हें धंधा बेचने, पर उन्होंने कुछ ऐसा कुछ कह दिया था जो बुरा लग गया हमें, और तब वो डील हुई नहीं थी। और 2008 के वो फाइनेंशियल मेल्टडाउन का समय है जब हमने फोर्ड मोटर्स को बेल आउट करा था। हमने मतलब टाटा मोटर्स ने बेल आउट करा था जैगुआर लैंड रोवर, उनसे $2.5 बिलियन में खरीदी थी। तो उनका असल में कहना था कि तुम लोग इस तरह का धंधा करते क्यों, हम तुम पे फेवर कर रहे हैं तुमसे ये मोटर्स का धंधा खरीद के। और तब देखिए, और 2008 में कैसे 10 साल में तस्वीर बदल के दिखा दी थी रतन टाटा साहब ने। और आज जेएलआर दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटो कंपनीज में से एक है। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। दुखद समय है, और जो आप बात अभी कह रहे थे ना, तो मैं कहना चाहता था लेकिन आपने वो कह दी। रतन टाटा की एक जब कहीं पढ़ें उनके बारे में, आप उनकी जीवनी पढ़ें और उनके पूरे कार्यकाल को पढ़ें, तो उसमें पहली बात लिखी आती थी कि मैं फैसले पहले लेता हूं और उन्हें सही साबित बाद में करता हूं। जो आपने भी बात कही ना कि फोर्ड को वो बेचने गए, उसके बाद अल्टीमेटली हमने उनको बेल आउट किया, ये सही साबित होती है। मैंने टाटा नैनो चलाई थी पहली बार 2015 में, और मुझे लगता है कि जो आप अनुज जिस विजुअल्स की बात कर रहे थे ना, कि जब वो नैनो को ड्राइव करके आए थे पहली बार, उससे भी प्रभावशाली एक विजुअल्स थे उनकी सादगी को जो बयां करते हैं, जब वो ताज के सामने आए थे, ताज पे आए थे नैनो में बैठ के। वो विजुअल्स दिल को छू जाते हैं, उनकी सादगी बयां करते हैं। और रही बात कि टेक्नोलॉजी को और लग्जरी को एक कॉमन मैन तक के वो कैसे पहुंचाया। हाँ, और मैं बताऊँ, आज आप बैठिए आशीष, आप अगर गाड़ी में बैठेंगे टाटा की, आप टाटा सफारी में बैठेंगे, या फिर उसमें आपको जो इंस्ट्रूमेंट पैनल दिखाई देगा, या फिर जो सारा का सारा अंदर का अगर आप देखें सामान है, वो आपको जैगुआर लैंड रोवर की एक छाप देगा उसमें। तो टेक्नोलॉजी को और लग्जरी को कॉमन मैन के लिए लेके आने की जो उनकी कवायद थी ना, वो मेरे ख्याल से जब आप टाटा सफारी में आज बैठेंगे वो आपको नज़र आएगी। हमको सबको नैनो याद होती है, लेकिन वाकई टेक्नोलॉजी को लोअर लेवल तक लाने के लिए उनका बड़ा योगदान था। आप बैठिएगा सफारी में, आपको पता चलेगा उसके इंस्ट्रूमेंट पैनल, उसके गियर शिफ्टर्स, उसके हैंड ब्रेक्स, वो दिखाई देंगे आपको। बिल्कुल। अच्छा, सुबह 10:30 बजे से NCPA लॉन्च में अंतिम दर्शन है रतन टाटा सर के। ये बार बताया था 4 बजे तक वो रहेगा, उनका पार्थिव शरीर वहाँ रखा जाएगा, एंड आई एम श्योर कि काफ़ी भीड़ होगी वहाँ पर। मुंबई का वो टेररिस्ट अटैक आई थिंक हम सबको याद है, क्योंकि उसने हम सबको अंदर से झकझोर दिया था। और वहाँ पर उसके बाद रतन टाटा जी हर इंजर्ड को पर्सनली जाकर मिले थे, और जिन लोगों की भी वहाँ पर अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी, उन सब की फाइनेंशियल हेल्प की थी रतन टाटा जी ने। तो ये एक और आपको उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। देखिए, कुछ तो रीज़न रहा होगा कि रात से हम, मतलब एक ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड ठहर गया है, हम कुछ और डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। और डिस्कस नहीं करना छोड़िए, कल रात से आई एम श्योर हम में से किसी ने ना ग्लोबल मार्केट देखा, ना कुछ देखा कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ है, ना कुछ देखा, तक नहीं बनी, कुछ नहीं किया हमने। मतलब हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, हम आई थिंक इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ये उनकी पर्सनैलिटी को बता रहा है कि किस तरीके की उनकी पर्सनैलिटी थी। ऑलमोस्ट लाइक वर्ल्ड रुक गया इस समय कुछ देर के लिए, और अब तक समझ नहीं आ रहा है कि आगे करना क्या है इसमें। गजब। एक काम करें, वैसे मतलब इस ग्रुप में आप उठाइए कंपनी कोई सी, अभी हजरत TCS की चर्चा कर रहे हैं, उठाइए टाटा स्टील, उठाइए कोई टाटा मोटर्स, टाइटन, क्या ज्वेल्स हैं। और जब से इन्होंने कमान संभाली तब से लेकर अब तक ये ग्रुप में क्या मल्टीफोल्ड जंप देखे हैं, और मतलब गजब रहा है। खैर, ये सब बातचीत चलती रहेगी। एक काम कर रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, लौट के आएंगे, हम सब आपके साथ रहेंगे।